एसएससी जीएसटी परीक्षा 2022 के जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं उन लोगों के लिए एक बार फिर से मैं उनके उत्तर पुस्तिका अर्थात आंसर शीट के इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करने आया हूं, या यह कह लीजिए कि आपके आंसर स्क्रिप्ट को देख करके फिर से एक बार मंथन करने आया हूं कि कमी कहां रह गई। देखिए, सबसे पहले तो आप यह दुखी हुए होंगे कि 441 जब सीटें हैं तो एसएससी ने खुद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया और एसएससी क्यों विभागों को दे रही है। आप इसे इस तरह से समझने का प्रयास करिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर बार उतने ही लोग लेती है। जैसे मान लीजिए 441 लोगों को इनको लेना था, तो पहले क्या करती थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी 4 गुना या उसके 6 गुना लोगों को बुलाती थी। जैसे यहां देखिए 3224 जो पेपर 2 में अपीयर हुए हैं जो लोग, या कुछ ऐसे ही मैं ये 3224 मान के चलता हूं, इसमें से इनको 441 अगर लेना है तो इसके 4 गुना बच्चों को ये बुलाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब ये जो पेपर 2 देने वाले ये जो बच्चे हैं ये बड़े खुश होते थे, यार ये चलो मेरा चयन हो गया है, और बड़े खुश होकर के जाते थे। तो इसमें 4 गुना अगर बुलाया तो 1764, अगर 6 गुना बुलाया तो 2646। मतलब ये जो बच्चे हैं इनमें से जो ये आते हैं तो इनके हमेशा चेहरे प्रसन्न रहते हैं, मैं तो चयनित होऊंगा ही। लेकिन अगर आप सीटों की बात करें तो जहां 441 सीटें ही हैं तो एसएससी आपको क्या करती थी, यहां बुला करके और बाकी लोगों को फिर बाद में धीरे से रिजेक्ट करती थी। तो ये जो बाद में रिजेक्ट होते थे, मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती तो ये जो संख्या है जो बाद में रिजेक्ट होते और बाद में दुखी होते, दुखी तो होना ही था क्योंकि इसके अतिरिक्त तो किसी और को ले नहीं सकते थे, तो ऐसे लोग थोड़ी देर पहले ही दुखी हो गए। क्या दिक्कत हुई? देखिए, समस्या यहां नहीं है कि स्टाफ सिलेक्शन ने क्या किया और क्या नहीं किया। आज की जो विशेष चर्चा, पहली बात तो ये इन अंकों के आधार पे, वैकेंसी के आधार पर उन्होंने ऊपर से ले लिया। यहां तक कि आप जब किसी अन्य स्वायत्त संस्थान या किसी और संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, अगर एक वैकेंसी होती है तो वह संस्थान परीक्षा लेने के बाद सिर्फ उस एक व्यक्ति को चिट्ठी देती है कि दादा भैया या जो भी हैं आप आइए और आकर के आसन ग्रहण करें। वही काम इन्होंने किया। अब यहां से जो लोग जाएंगे अपने अपने विभागों में, अगर वहां कुछ रिजेक्ट होते हैं तो फिर आपका भाग्य खुलेगा, और हो सकता है विभाग रिजेक्ट करने के बाद एसएससी से कहे कि जी मैंने तो 20 मांगे थे और आपने 10 दिए, या 10 उपयुक्त लगे तो 10 और दीजिए। अगर विभाग ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका भाग्य खुले और लगभग 40-45 लोग और आ जाएं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस तरह से झूठी आशा में ना पलें। अब आज का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वह है प्रश्न पत्रों का जो आकलन हुआ है, आंसर शीट का जो इवैल्यूएशन हुआ है, जरा उसके बारे में हम बात करें। आज एक मित्र ने अपने उत्तर पुस्तिका आंसर शीट साझा किया था। चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है या फिर कॉपीराइट का मामला होता है, तो मैं किसी के भी उत्तर पुस्तिका को तब तक साझा नहीं कर सकता जब तक आपकी ओर से इसकी इजाजत न रहे। तो मैं उस उत्तर पुस्तिका को साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच करने के बाद मैंने देखा कि नहीं, कमी थी। बिना कुछ कमी के आपको कम नंबर मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब जैसे मान लेता हूं मैं, आप एक निबंध लिखते हैं, मान लेते हैं आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया, उसमें वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई। मैं इसकी बात करता हूं, वर्क फ्रॉम होम। देखिए, निबंध का यह नियम है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपको पता ही है। निबंध का नियम है कि एक इंट्रोडक्शन आपको देना है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर निबंध की बॉडी बनती है, और बॉडी के बाद फिर उसका उपसंहार या समराइज करते हैं या उसको समाप्त करते हैं। यह कहता है निबंध का नियम कि आपने यह जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन को आप ये जो बॉडी है इसका, बॉडी में इसको सर्टिफाई करते हैं या फिर वेरीफाई करते हैं, या फिर आप उन चीजों को प्रूव करते हैं। उसके बाद जितना यहां आपने लिखा उसको समराइज करते हैं कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम अच्छा है या बुरा है। अब यहां वर्क फ्रॉम होम जैसे लिखा आपने, किसी ने भी लिखा होगा या मैं ही लिखता हूं, तो मैंने या आपने, हम सब ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर सिर्फ कोविड-19 जब आया है उसी समय हमें इसका पता चला है कि हम घर से बैठे भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम वास्तव में क्या है, इस विषय पर बहुत कम लोगों ने पूर्ण रूप से
विवरण दिया होगा। देखिए वर्क फ्रॉम होम के लिए, अब जैसे मुझे अगर लिखना होता वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो सबसे मैं पहले बताता वर्क फ्रॉम होम क्या है, वर्क फ्रॉम होम क्यों आवश्यक है, और फिर मैं इसमें आगे बढ़ता तो वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं टूल देता कि क्या क्या टूल है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। टूल के बाद फिर मैं डेटा देता, पूरे विश्व का डेटा देता कि कहां कहां कौन कौन सी कंपनी किस तरह से वर्क फ्रॉम होम कराती है, लोग किस तरह से करते हैं, आपके आसपास यह सब चीज है। ये डेटा देने के बाद फिर मैं इसको ले आता, 2-3 जगह से जोड़ने के बाद फिर मैं कोविड-19 पर ले आता, और कोविड-19 के अलावा और भी परिस्थितियों का मैं उल्लेख करता जिसमें हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और यह सब परिस्थिति बताने के बाद फिर मैं इसकी अच्छाई और बुराई का, अगर ये विषय वस्तु के अनुसार जो टॉपिक है उसके अनुसार मैं उसकी अच्छाई अथवा बुराई का गुणगान करता या दोनों का गुणगान करता, और बाद में मेरे मन में जो अच्छा या बुरा जो कुछ है वह मैं वर्णन करके समराइज कर देता है। एक अच्छा एस्से लिखने का यही तरीका है, मूलभूत तरीका है कि आप कोई भी विषय लेते हैं, उस विषय को इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको वेरीफाई, सर्टिफाई या जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह पूरी कहानी समाप्त होती है। अब अगर आपने पूरा इतना लिखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कम नंबर मिले होंगे आपकी अपेक्षा के अनुसार। 50 नंबर का है। अब इसमें फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहले आपकी हैंडराइटिंग देखी जाती है। अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो आप थोड़ा बहुत गेन करते हैं। लिखावट के बाद आप उसमें जो मटेरियल देते हैं वह देखा जाता है। मटेरियल के बाद आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद आपके ग्रामर देखते हैं, और ग्रामर देखने के बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद आकलन किया जाता है। मान लीजिए मैंने इतना कुछ लिखा है, तो अगर मैंने सही शब्द सीमा में लिखा होगा तो हो सकता है एग्जामिनर मुझे, मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपके जैसे ही खुद को समझता हूं, तो मैं मानता हूं कि अगर 35 नंबर से अधिक परीक्षक ने मुझे मेरे इस ढांचा पर दे दिया तो मैं बहुत प्रफुल्लित हो उठूंगा। अब हम अगर हिसाब करें 35 नंबर एक में और दूसरे में भी 35 नंबर, तो ये होता है 70। उसके बाद अनुवाद पे आता हूं, अनुवाद पर भी मैं 35 ही मान के चलता हूं, तो मैं यहां 140 की अपेक्षा कर सकता था, मैं अपनी ओर से, जैसा आप लोगों ने अपेक्षा किया होगा। अब यह तो रहा कि आकलन कैसे, आपको कितने अंक मिले होंगे। इस आधार पर अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कम अंक मिले हैं तो एक बार और आप मंथन करिएगा, अपना जो भी आंसर स्क्रिप्ट है उसको फिर से इवैल्यूएट करिएगा, और इवैल्यूएटर की नजर से, अपनी नजर से नहीं। आप अपने में जब कमी ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि आप अगली चर्चा के लिए या फिर आप अगली तैयारी के लिए बिल्कुल समर्थ हो पाएंगे। अब देखिए पैटर्न क्या रहा है। कुछ एक मित्र ऐसे रहे हैं जिनका आज से 3 वर्ष पहले 140 था, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद 120 आया, इस साल 110 या 90 आया, मतलब इनका उत्तरोत्तर विकास नहीं हुआ, ये ह्रास पर रहे, मतलब इनका डेवलपमेंट होना चाहिए था। हुआ क्या, जब पहली बार 140 आया तो फूले नहीं समाये होंगे और इन्हें लगा होगा कि अरे मैं तो बहुत कुछ हूं, फिर उन्होंने अपनी तैयारियां छोड़ दी होंगी और उसका असर 120 पर आया। अगर 120 पर भी वे सफल अपने आप को संभाल लिए होते तो मुझे लगता है कि इस बार 190 नहीं आया होगा। आप में से बहुत लोग जो मुझे सुन रहे होंगे उनका इस तरह का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है, मतलब कमी आई है। तो आप फिर से इंट्रोस्पेक्ट करिए, आत्ममंथन करिए और अपने आप को इस लेवल पर ले जाने का प्रयास करिए। दूसरे कुछ ऐसे लोग रहे हैं, जब पहली बार उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दिया था तो उनका पेपर 2 में 85 आया था, ऐसे उनका अच्छा नहीं गया था, अनुवाद अच्छा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने अंदर अच्छी बातें लानी है, अपना विकास करना है, अगली चर्चा में फिर बैठे, अगली परीक्षा में तो सिर्फ 10 नंबर वो बढ़ा पाए, कोई बात नहीं 10 तो बढ़ा। और इस बार इनका विकास कितना हुआ है कि 120 या 120 प्लस, अर्थात 85 से 120, मतलब लगभग 30-35 नंबर इन्होंने 3 साल में गेन किया है, अर्थात उन्होंने अपनी कमियों को आंका है। मैं कहूंगा कि आपको इस कैटेगरी में नहीं जाकर के इस कैटेगरी में खुद को शिफ्ट करने की जरूरत है। तीसरी कैटेगरी के जो लोग रहे हैं, तीसरी कैटेगरी के लोग, पिछले वर्ष भी 114 आया था,
उसके आसपास, मैं एक अनुमानित बता रहा हूं, इस वर्ष भी 114 के आसपास रहे। इसका मतलब है कि वे जहां थे वहीं रहे, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया और नीचे घटने नहीं दिया। अफसोस है कि 114 उनका यहां आया, लेकिन अपने आप को एक जगह नहीं संभाल पाया था। पेपर 2 में तो बैलेंस करते गए, पेपर 1 में हो सकता है इनका 145 से अधिक अंक ना आया हो। कैटेगरी आपकी जो भी रही हो, अगर आपका 160 से कम आया होगा तो आप सफल नहीं हुए होंगे। अब जहां तक मैं अपनी बात करूं, मेरे पुराने वीडियोस आप उठा करके देखिएगा, या फिर आपने मुझे कई बार फोन किया होगा, या मुझसे आपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे बात किया होगा। मुझसे जिस किसी ने पूछा कि कितना नंबर लाना चाहिए, तो मैंने हमेशा कहा है आपको कि मैं 200 से नीचे समझौता नहीं करता, और अगर लक्ष्य चाहते हैं तो आप 200 जरूर स्कोर करें। लोग हंसने लगते थे, अरे 200 कैसे होगा। फिर मैं दूसरा लक्ष्य मैंने दिया था कि अगर आप 200 नहीं कर सकते तो 170 का टारगेट लेके चले, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी हो। अगर आप 170 का टारगेट लेकर के चलते हैं, तो मैंने यह भी बताया था कि अगर यहाँ 170 आता है और पेपर 2 में आप खुदा ना खास्ता 120 तक ला पाए, तो आपका यहाँ 290 स्कोर हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। लोगों ने मेरी बात मानी, और जिन लोगों ने 170 प्लस स्कोर किया है, इनका यहां 100 से भी कम आया है, उनका चयन हुआ है। मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में 4-5 ऐसे लोग हैं जो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पे नियुक्त होने जा रहे हैं, और उनसे जब भी मेरी बात होती थी तो मैं ये लक्ष्य देता था उनको। आपको याद होगा, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। तो अगर आप 170 का लक्ष्य लेकर के चले होंगे, तो आपका, मेरे विचार से, जैसे मैंने वहां एस्से में बताया, तो अगर 170 में से 5 नंबर से अधिक कटने की संभावना नहीं रहेगी। 165 भी अगर आपका आया होता है यहाँ, और यहाँ 120 जो मैं बताता था, तो भी 285 आप स्कोर कर सकते, और अगर इससे अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं। अब रह गई बात कि आपको किस पर जाना है। आपको मिस्टर ए बनना है, मिस्टर बी बनना है, मिस्टर सी बनना है, ये आपको स्वयं निर्धारित करना है। अगर आपको मिस्टर ए बनना है तो किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अपने मन में यह रखिए कि पेपर 1 आएगा, पास करेंगे तब, अर्थात आपको इसमें तो संदेह है ही, और जब आप जगेंगे तब तक देर हो चुकी होगी, और इसमें भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। इस कैटेगरी में आएंगे तो सर्वोत्तम माने जाएंगे, क्योंकि इनका उत्तरोत्तर विकास हुआ है, और इस कैटेगरी में है तब भी मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं। भाग्य का खेल है, चूंकि 441 सीटें थी तो आप नहीं आ पाए, इसका मतलब नहीं कि आप सक्षम नहीं है। एक बात मैं और बताऊं कि जो लोग ये 441 441 वोट होता है ना, 440 में एक जुड़ गया, जो लोग 441 के क्रम में नहीं आ पाए, वे खुद को कमजोर ना समझें। हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया होगा जो आपको उस समय नहीं आया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कमतर हैं। आप अपने आप को फिर से जगाएं, और अपनी शक्तियों को जगाएं, कमियों को आंकें, और फिर से लग जाए। मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा हूं। आइए फिर से एक नया इतिहास रचते हैं, और फिर से तैयारियों में लगते हैं। मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए मैं कहूंगा, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी हेल्प करें, और उनको भी सब्सक्राइब कराएं मेरा चैनल, और इसको लाइक करने के लिए अवश्य करें।